हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आज डेट है 1 जुलाई 2023 और दिल्ली एडिशन है ये, तो इससे बातचीत हम करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉप न्यूज़ हैं जो आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक एक करके बातचीत करेंगे और जो भी इसमें स्टैटिक्स पोर्शन होंगे उसको भी हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का जो टॉप न्यूज़ है जो कल की वीडियो में नहीं आया था वो आज कंटिन्यू हो रहा है। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के यही सबसे ज़्यादा फायदा है कि कौन सा न्यूज़ कब क्या चल रहा है देश दुनिया में, ये सारी चीज़ें आपको पहली बात तो ये तो पता चलता है। दूसरी बात ये है कि कौन सा न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ी थोड़े अंदाजा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जो इशू चल रहा था, जो क्राइसिस चल रहा था मणिपुर वाला, वो लगातार चला, ठीक है ना, लगातार चला। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे तमिलनाडु न्यूज़ में आ गया है। तमिलनाडु में क्या हुआ है, तो वहाँ की मैं बातचीत करूँ तो वहाँ के आप सीएम आप देख पा रहे होंगे, वहाँ के सीएम हैं एम के स्टालिन नाम है इनका। और इन्होंने क्या कहा है, और वहाँ के गवर्नर महोदय, और ये सारी न्यूज़ में है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार देखेंगे। देखो गाइज, ये आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं तो आगे मैं देखूँ और क्या है। तो उसके आगे मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, फ्रंट पेज पे एक ही अपडेट है, एक ही न्यूज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं कि और कोई न्यूज़ है या नहीं है। तो ये भी कोई न्यूज़ नहीं है गाइज। लेकिन हाँ, एक चीज़ देख सकते हो कि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति से इनका कनेक्ट हो सके। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर व्यक्ति से कनेक्ट हो सके। ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशंस को बहुत आगे लेकर के जाता है। और कहीं ना कहीं जो युवा जनरेशन है, ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होती है कि चलो हम प्राइम मिनिस्टर से तो मिले, क्योंकि इनसे आप नॉर्मली मिलने की कोशिश भी करोगे तो ना जाने शायद 5 साल निकल भी जाएगा, अपॉइंटमेंट भी ना मिले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर व्यक्ति आ गया होगा, कुछ सिलेक्टेड व्यक्ति ही आए होंगे, ठीक है ना, ये भी बात सच्चाई है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि और क्या है, आगे का अपडेट हम देखें, आगे का न्यूज़ देखें तो इसमें क्या लगता है। तो यहाँ पे भी कोई सही न्यूज़ नहीं है, इस पेज पे भी कोई सही न्यूज़ नहीं है। तमिलनाडु के यहाँ पे गवर्नर की बातचीत चल रही है, तो ये भी कोई कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो, मैंने बार बार आपको बोला है कि देखो गाइस, एक अपडेट जो काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में एनालिसिस करके बताया था। तो उस वीडियो को देख लेना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग ही बातचीत चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के आया है, और वो वाला न्यूज़ ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो नॉलेज सेंटर है एंड स्पेस म्यूजियम, ये रेडी हो जाएगा 18 महीने में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बनाया कहाँ जा रहा है, तो देखो ये बनाया जा रहा है कोबडियर कोबडियर इन त्रिवेंद्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेना, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो वन लाइनर है, बस इसको आप लोग एक बार याद रखना कि किनके नाम पे बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे ये बनाया गया है, द सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम। और ये 18 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा, कि जो तिरुवनंतपुरम में बनने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे का क्या न्यूज़ है। तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हमारा एडिटोरियल पेज आ जाएगा। देखो गाइस, जो गवर्नर साहब ने जो काम करा है ना, उसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार गवर्नर के पास कौन-कौन से पावर है, और गवर्नर सच में क्या कर सकते हैं? क्या वो किसी मंत्री को बिना चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से, या बिना चीफ मिनिस्टर के कंसल्ट किए हुए, या चीफ मिनिस्टर उसे अपना एसेंट नहीं देते हैं, तो क्या गवर्नर साहब किसी भी मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं, या उसको उसके पद से हटा सकते हैं, या नहीं हटा सकते हैं? क्या क्या पावर है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। लेकिन यही सारी न्यूज़ चलने वाले हैं गाइज, तो इन सारी न्यूज़ में मैं कोई टाइम नहीं दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ लेना। अगेन वही न्यूज़ है, गवर्नर, ठीक है ना।
और सब लोग उसी पे बातचीत चल रहा है। तो 3 के 3 आर्टिकल आप देखोगे, 2 से 3 आर्टिकल देखोगे, तो उसी पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में बात किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही और ज़्यादा गाढ़ा होने वाला है, यूँ कहा जाए तो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे नए कंटेंट मिल जाएंगे जिस पे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला जो मैंने बात किया, ठीक है ना? तो इसको पढ़ोगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा से हैं, और पीडीटी आचार्य हैं, और ये भी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं जिसमें कोट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 51A, ठीक है ना? और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जुडिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे केसेस, जैसे कि यहाँ पे शमशेर सिंह एंड अंस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे भी कुछ इस तरह के काम किए गए थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था। तो इसके ऊपर भी है। देखो, कहीं ना कहीं आप स्टेट के बारे में देखोगे तो स्टेट का हमेशा से एक बात कहना होता है कि गवर्नर आकर के हमारे स्टेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे सवालिया निशान लगते हैं उनके ऊपर। तो क्या ये बात सत्य है? क्या ऐसा वो करते हैं? तो देखो, एक बात तो ये है कि अभी जिस तरीके की घटनाएँ घटी है, लाइक दैट, अब तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में आप देखोगे तो वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने डायरेक्टली एक मंत्री को वहाँ से बर्खास्त कर दिया, जो कि उनके ऐसा नहीं है कि जुरिडिक्शन में नहीं आता है, उनके जुरिडिक्शन में आता है, बट कुछ एड एंड एडवाइस लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ, जिसको मन किया उसको हम बर्खास्त कर देंगे, ठीक है ना? तो इस न्यूज़ पे डिटेल्स एनालिसिस होगा। उससे पहले थोड़ा-सा हम लोग आज का टॉप न्यूज़ देख लेते हैं और क्या-क्या है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसको उन दोनों वॉर को देखो, एक तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ है रसिया, और बीच में ऐसा लग रहा है कि इंडिया आएगा, और ये वॉर जो चल रहा है, इस वॉर को ये समाप्त करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। देखो, देश में बड़े-बड़े यूँ कहा जाए तो देश में बहुत बड़ी-बड़ी कंट्री है, जैसे कि यूएसए है, और आप चाइना को ले लो, ठीक है ना? उसके बाद जापान को ले लो। तो ये सारी कंट्री बहुत बड़ी-बड़ी है, लेकिन इंडिया को एक गुरु की तरफ देखा जा रहा है। इंडिया को एक धर्म गुरु की तरह देखा जा रहा है, या यूँ कहा जाए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल देखा जा रहा है इंडिया को। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जब जैसे ही इन दोनों की मध्यस्थता करेगा, ये वॉर समाप्त हो जाएगा। और यही वजह है कि G20 समिट के बारे में बात कर लो, या SCO समिट के बारे में बात कर लिया जाए, या वेगेनार म्यूटिनी के बारे में बात कर लिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि हाँ, इस न्यूज़पेपर को लेकर के बैठ जाना है। नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। उसको गूगल सर्च करो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ। जैसे वेगनर म्यूटिनी क्या है, ठीक है ना? ये इसके ऊपर आप इसका नोट्स बनाओ। एससीओ क्या है, इसमें कितने मेंबर है, इसकी गठन कब हुआ था, क्या भारत इसमें भाग लिया है या नहीं लिया है, तो इसके ऊपर भी आप लोग देखना शुरू करो, ठीक है ना? इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा कि G20 जो सबमिट था, उसको भी आप लोग एक बार नोट्स बनाओ और देखना शुरू करो। चाइना इसमें क्या रोल अदा कर रही है वो भी देखो, ठीक है ना? न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके ऊपर भी बातचीत करना शुरू करो, और इसको भी देखना शुरू करो आप लोग, ठीक है? उसके बाद आगे हम देखते हैं कि और क्या न्यूज़ है। इंडिया बैक 2016 रूलिंग, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी के ऊपर इंडिया ने फिलीपींस का सपोर्ट करा था, ठीक है ना? और फिलीपींस के फेवर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगेन, इंडिया एंड फिलीपींस रिलेशनशिप आप कह सकते हो, आईआर का ये टॉपिक है, पेपर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। देखो गाइज, मैंने आपको एक बात बार बार कहा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि यूसीसी यानी कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको आप लोग हल्के में मत लो। लगातार ये न्यूज़ में रह रहा है, आपके मेंस में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसी साल, ठीक है ना? इस साल भी बन सकते हैं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चंस, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इजीली मत लो, ठीक है ना? उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है न्यूज़। यहाँ पे देखो, टमाटो के ऊपर बातचीत किया जा रहा है कि टमाटो के प्राइस में बहुत ज़्यादा प्राइस इसके बढ़ रहे हैं, तो इसके कंजम्पशन को लेकर के या पब्लिक इसके ऊपर खुद से ही काम करे, इसके ऊपर बातचीत
किया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप यूज़ देखो तो पल्सेस के ऊपर ही बात किया जा रहा है। और इसमें भी वही खाने वाली बातचीत है। गाइज़ मैं बस ये कहूँगा कि देखो, जो भी खाने वाले आइटम होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए इंसान को। स्टोर करने का सेंस ये है कि एक व्यक्ति गया 10 केजी टमाटर लेकर के आ गया और घर में रख दिया। लेकिन ये 10 केजी मार्केट से तो शॉर्ट हो गया ना, इसलिए आपको जितना कंज़्यूम करना है उतना ही चीज़ लेकर के आएँ, ठीक है ना? ताकि प्राइस बहुत ज़्यादा एक बार में हाइक ना हो जाए। देखो यहाँ पे ₹100 केजी के आस-पास चला गया है रिटेल प्राइस, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आम जनमानस इस चीज़ को नहीं ले पाएगा और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं और क्या न्यूज़ है। तो सेबी ने कुछ न्यू गाइडलाइंस शेयर किए हैं, तो ये मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट वगैरह होता है, जो डार्क पेरेंट्स हैं, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि देखो इनके नॉर्म्स जो है उसको सख्त करो। क्योंकि ये इन नॉर्म्स की वज़ह से देखो आप सुनते होंगे कि बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं या बहुत सारी जगहों पे हैकिंग की समस्या देखने को मिलता है। या आप एम्स वाला कांड देख लो तो वहाँ पे भी हैकिंग वगैरह हुआ था। तो ये जो भी डार्क नेट होता है या डार्क पैटर्न्स जो भी है, उनके ऊपर एक सख्ती बरता जाए या ऑनलाइन जो भी एडवर्टाइज़मेंट है, जैसे कि आपने मान लो कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे गए और कुछ आपने सर्च कर लिया। अब पता चलेगा कि दिन भर आपको वही चीज़ दिखाई जा रही है। जो जो भी खोल रहे हो दिन भर वही दिखाई जा रही है, जो कि गलत नहीं है। कहीं न कहीं ये इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि हाँ यार, एक बार देखो और फिर वही। तो इ इसके ऊपर कभी सरकार को एक्शन लेने की भी आवश्यकता है, ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे क्या न्यूज़ है। तो गाइज़ बस यही इतना ही न्यूज़ है। थोड़ा-सा ये हेडलाइन देख लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके इकोनॉमी के लिए, वाशिंगटन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे अप्रूव किया गया है 440 मिलियन डॉलर ताइवान के लिए, ठीक है ना? और यहाँ पे और ईरान टू जॉइन द शंघाई अलायंस, शंघाई को ये ईरान जॉइन कर रहा है, जिसमें चाइना, रसिया नेक्स्ट वीक में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और क्या है, हाँ, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेना क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हो गई है हाल ही में। तो ये ऑस्कर प्राइज़ विनर हैं, तो इनको एक बार देख लेना, ठीक है? और क्या है, तो ये देखो पाकिस्तान वाला न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी हमारे पड़ोसी देशों के बारे में कहीं बात हो, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। आईएमएफ ने न्यू 3 बिलियन डॉलर का एक इनको सपोर्ट दिया है, ताकि इनको बचाया जा सके क्योंकि इनकी स्थिति तो ऐसे भी दयनीय है और वैसे भी दयनीय है, ठीक है ना? और इनको को कितना भी कोई पैसा दे दे, जिसकी आदत है ना कर्ज़ खा कर के रहने वाला, वो सुधरने वालों में से नहीं होता है, वही हाल इसका है पाकिस्तान का। ठीक है, आगे देखते हैं। अ, और क्या है आज के न्यूज़ में, टॉप न्यूज़ में और क्या है? तो टॉप न्यूज़ में गाइज़ बस इतना ही है और और नहीं है, बस इतना ही है टॉप न्यूज़ में। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं गवर्नर साहब के ऊपर, ठीक है ना? तो गवर्नर साहब के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि गवर्नर का जो रोल है, वो क्या है? क्या गवर्नर साहब किसी को डिसमिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या डिसमिस भी करते हैं, तो उसके ऊपर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या उन्हें किनसे एड एंड एडवाइस लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें के ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है ना? तो आइए गाइस शुरू करते हैं गवर्नर साहब। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा ये बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, ठीक है ना? तो गवर्नर साहब के अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या प्रक्रियाएँ हैं, कौन रिमूव कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नर, तो गवर्नर साहब की हम लोग अपॉइंटमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लो गाइस। तो गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। माननीय प्रेसिडेंट महोदय गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं और गवर्नर साहब को रिज़ाइन करना भी रहता है, अगर उन्हें रिज़ाइन करना है। अब वो चाहते हैं कि भैया हमें नहीं रहना है, रिज़ाइन करके हमको जाना है, तो ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब को ही, ठीक है ना? प्रेसिडेंट महोदय को ही अपना रेज़िग्नेशन लेटर भेजेंगे और फिर उसके बाद ये जा सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि जब रिज़ाइन करेंगे तो इन्हें ग्राउंड बताना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्राउंड बता भी सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। या प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी करेंगे तो या तो इनको ग्राउंड बताएँगे या नहीं बताएँगे, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? ऐज की मैं बात करूँ कि हाँ, इनकी कितनी ऐज होनी चाहिए, तो कम से कम 35 ईयर इनका ऐज होना चाहिए, तभी जाकर के गवर्नर बन सकते हैं। अगर आपको गवर्नर बनना है या गवर्नर महोदय के लिए सोच रहे हो, तो कम से कम 35 साल तो ऐज आप लोग अपना कर ही लेना, ठीक है ना? 35 साल कर लोगे, गवर्नर साहब बन जाओगे, ठीक है? तो इनका कलर मैं ज़रा चेंज करता हूँ गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो 35 साल एज होना चाहिए, 35 इयर्स, ठीक है ना? और डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे किया जा सकता है या कौन व्यक्ति गवर्नर नहीं नहीं बनेगा? तो जो भी व्यक्ति
दिवालियापन हो गया हो, ठीक है ना, या ऑफिस एंड प्रॉफिट जैसा काम होल्ड किया हो, तो वो नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नॉट होल्ड ऑफिस एंड प्रॉफिट, ऑफिस एंड प्रॉफिट वाली ऑफिस होल्ड नहीं की जानी चाहिए गवर्नर के द्वारा। उसके बाद सेम स्टेट का व्यक्ति गवर्नर नहीं बन सकता है, और ये स्टार पॉइंट है, इसको याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार का अगर कोई व्यक्ति गवर्नर बन के आता है, तो वो बिहार का नहीं हो सकता है, बल्कि वो बिहार से बाहर के स्टेट का होगा, यानी कि इंडिया डेट इज भारत, ठीक है ना। तो अगर बिहार का कोई व्यक्ति को गवर्नर बनना है, तो बिहार के बाहर के जो भी व्यक्ति होंगे वो बिहार का गवर्नर बन सकते हैं, लेकिन बिहार का व्यक्ति बिहार का गवर्नर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अगर बिहार का व्यक्ति ही बिहार का गवर्नर बनता है, तो उसमें बायसनेस आ सकती है, बहुत सारी चीजें वैसा कर सकता है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इनको ओथ वगैरह कौन दिलवाता है, तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो इनको जो ओथ है, यानी कि इनको जो ओथ का हिंदी क्या होता है गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो आगे देखते हैं। इनको ओथ दिलवाया जाता है जो हाई कोर्ट है उनकी चीफ जस्टिस के द्वारा, ठीक है ना। अगर ये अब्सेंट है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के, वो इनको दिलवाएंगे, ठीक है ना। जो गवर्नर साहब हैं, ये ओथ में क्या चीज का कसम खाते हैं, ठीक है ना। शपथ, ओथ मीन्स होता है शपथ, क्या चीज का शपथ लेते हैं, तो ये प्रोटेक्ट की बात करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और डिफेंड करेंगे। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने का ओथ लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये इतना सारी चीजें पता चल गया गाइस। अब हम बातचीत कर लेते हैं अ, थोड़े से एक्ट वगैरह के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उसको देख लो। देखो ये बेसिक्स है, कोर फैक्ट है, जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, यही कोर फैक्ट है। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक डिस्कशन वाला पार्ट बन जाता है, लेकिन कोर फैक्ट यही है इसका, ठीक है। तो उस कोर फैक्ट को एक बार देख लेते हैं। और क्या है, हाँ, देखो, गवर्नर साहब अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं आर्टिकल 156 प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे, जब तक प्रेसिडेंट साहब की प्लेजर होगी, तभी तक गवर्नर महोदय जो है वो ऑफिस एंड जो ये ऑफिस है गवर्नर का, उसको होल्ड कर सकते हैं। और जब ये चाहें तब ये हटा सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट महोदय जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं, और ये प्लेजर पे काम करते हैं। बट ऐसा यूजुअली माना जाता है कि ये 5 साल तक ये रह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है यूजुअली। ऐसा नहीं है कि कहीं पे मेंशन है कि 5 साल तक ये स्टेट में रहेंगे ही रहेंगे। इससे पहले मन करेगा तो इससे पहले भी हटाया जा सकता है, या आज अपॉइंटमेंट हुआ कल भी हटाया जा सकता है, या 5 साल के बाद तक भी ये रह सकते हैं, ये भी चीजें हैं। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद है आर्टिकल 161, ठीक है ना। आर्टिकल 161 ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, माफ करना, जो गवर्नर हैं, वो मार्शल लॉ का जो जैसे कि कोर्ट मार्शल अगर किसी को होता है, ठीक है ना, या डेथ सेंटेंस किसी को दिया जाता है, तो इसे माफी करने का अधिकार गवर्नर महोदय के पास नहीं होता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इतने हम लोगों ने फैक्ट्स जान लिए, और एक फैक्ट और जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। और वो है आर्टिकल 154 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपके क्वेश्चंस बनने होंगे, तो बनेंगे, इसके आसपास से बनेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, हेडेड बाय हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। देखो, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या ठीक है ना, जैसे कि सेंटर में है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं,
तो इन लोगों का जो हेड करने वाला जो व्यक्ति है, जो सुप्रीम पावर होता है, वो सीएम के पास होता है। उसी तरीके से जो स्टेट में जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका हेड कौन है? तो उनके में जो हेड होते हैं वो होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और सीएम अपना एड एंड एडवाइस गवर्नर को देते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट करना हो मिनिस्टर्स का या रिमूवल करना हो मिनिस्टर्स का, ठीक है ना। दो तरीके से मिनिस्टर को हटाए जाते हैं, ठीक है ना। वो दोनों तरीके के ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जस्ट वेट 1 सेकेंड, इसको जरा मैं मिटा दूं। देखो गाइस, अगर कोई व्यक्ति गवर्नर बनता है कहीं का, ठीक है ना, तो गवर्नर कह रहा हूँ, मिनिस्टर बनता है, तो गवर्नर साहब कैसे किसी को हटा सकते हैं? तो मान लीजिए कोई कोई ए नाम का व्यक्ति है जो मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर है। इस मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है ना, जो उस स्टेट के सीएम होंगे वो अपना एड देंगे, एडवाइस देंगे गवर्नर साहब को कि हम चाहते हैं कि ए नाम का जो व्यक्ति है इसको मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। तो सीएम महोदय ने गवर्नर महोदय कहेंगे चलो ठीक है साहब, मैं इसको मिनिस्टर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति मान लो मिनिस्टर बन गया। अब इस व्यक्ति को हटाना है, तो इस व्यक्ति को हटाने के लिए सीएम महोदय यूजुअली ऐसा इसको कहवा सकते हैं या कह सकते हैं कि सुनो आप अपना इस्तीफा दे दो, ठीक है ना। तो मान लो कि ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया है या बहुत ज़्यादा हठीला हो गया है, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो सीएम महोदय अब डायरेक्ट जाएँगे गवर्नर के पास और गवर्नर महोदय कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति को आप हटा दीजिए। लेकिन हटा दीजिए, ठीक है ना। अब गवर्नर महोदय इसको अब यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हर बार किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए या किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, किसी व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए उन्हें एड एंड एडवाइस लेना ही पड़ेगा सीएम से, उस स्टेट के सीएम से। तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी एड एंड एडवाइस नहीं लिया वहाँ के सीएम से और डायरेक्टली एक मिनिस्टर को लेटर भेज दिया और उन्हें रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। तो यही तमाम पूरा मुद्दा बन गया है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। बात सही है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से गवर्नर करने लगे तो हो सकता है कि जो भी गवर्नर महोदय को अच्छा नहीं लगता है, जो भी मिनिस्टर्स अच्छे नहीं लगेंगे, उस सबको ये रिमूव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन करा है कि भैया किसी को भी रिमूव करना है, किसी भी मिनिस्टर को हटाना है, तो उसके लिए एड एंड एडवाइस आपको लेना ही पड़ेगा सीएम से। अगर नहीं लेते हैं तो आप नहीं हटा सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं और यही मुद्दा आपके न्यूज में चल रहा है, जो कि 2-3 लाइन में आपको समझना था और इससे जा करके आपको लक्ष्मीकांत सर का बुक में से कुछ चीजें पढ़ लेनी थी। बात हो गया समाप्त। अब बहुत सारे बच्चे दिन भर लेकर के बैठे रहेंगे गवर्नर गवर्नर गवर्नर। भाई साहब, इंपॉर्टेंट है बट उतना भी नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो गवर्नर साहब जो हैं, लगभग वो अपॉइंट करते हैं और यूं कहा जाए तो नॉमिनेट करते हैं। देखो, 1/6 मेंबर को ये नॉमिनेट करते हैं या मिनिस्टर्स के लिए किसी को नॉमिनेट करते हैं, तो क्या उसे हटा सकते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बनता है, ठीक है ना, वो बिना एड एंड एडवाइस, सीएम के बिना एड एंड एडवाइस का वो मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि गवर्नर साहब के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दे। वो हमेशा सीएम से जाकर के ही पूछेंगे या स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे जाकर के पूछेंगे और वही व्यक्ति बताएगा कि किस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है, किस व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। तो आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी और जो मैंने आपको न्यूज़ बताए उसको एक बार गाइस गो थ्रू हो जाना। बाकी और कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं एनालिसिस कर ही देता हूँ। और ये वाला आप लोग पढ़ लेना इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के बारे में, और ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहीं पे ये डेंजरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे जो शब्दों का यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, इसके लिए आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।